हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जनन किस प्रकार से होता है, जनन क्या होता है और जीवों के अंदर जनन की क्या क्या विधियां विकसित हैं। आज ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे, मतलब आज इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि जनन क्या होता है। तो बेटा, जनन उसे कहते हैं जिसमें एक जीव अपने समान नई जीव की उत्पत्ति करता है या निर्माण करता है। ठीक है, इस एक जीव द्वारा अपने आनुवंशिक पदार्थ को अपनी नई संतति में भेजना ही जनन होता है। जनन अब क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि आपने देखा होगा हर जीव है, एक जीव जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर नहीं कह सकते, उसे अनंत तक तो जीवित नहीं रह सकता। उसकी एक जीवन अवधि होती है और वो फिर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। जैसे कि अपन ह्यूमंस का एग्जांपल लेके चलते हैं तो ह्यूमंस की आयु कितनी होती है? सिर्फ 70 साल। अपन एवरेज मानकर चलते हैं, कितनी होती है? सिर्फ 70 साल होती है। ठीक है, तो 70 साल में, मतलब आगे पीछे भी हो सकती है, तो 70 साल की उम्र में मान के चलते हैं कि मनुष्य जो है मर जाता है। लेकिन अगर इस तरह से ही चलता रहा तो क्या कभी मनुष्य जाति देखने को मिलती? नहीं मिलती। अपनी पीढ़ी को बनाए रखना ही जनन होता है। जनन के द्वारा एक जीव अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करता है जिससे निरंतरता बनी रहती है। मतलब एक जीव के खत्म होने पर दूसरे जीव आ जाता है, दूसरे जीव के खत्म होने पर तीसरा आ जाता है। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जनन होता रहता है और एक प्रजाति बनी रहती है। अब बात आती है जनन कितने प्रकार का होता है और जीवों में जनन किस किस तरह से देखा जाता है, किन किन विधियों द्वारा होता है। तो बेटा, जनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब जनन उसके 2 प्रकार क्या क्या है? तो एक आपका होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में एक जीव, मतलब एकल जीव द्वारा ही नई संतति को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन में आता है। इसमें जो जीव होता है वो अपने आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतति में स्थानांतरित करता है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन द्वारा जो जीव बनता है वो अपने जनक के बिल्कुल समरूप होता है, मतलब हूबहू बिल्कुल टू कॉपी होता है उसके जैसा। अब किन किन चीज़ों में होता है? तो बेटा, वो आकारिकी रूप से भी सेम होता है अपने जनक के। ठीक है, आनुवंशिक तौर पर भी वो बिल्कुल सेम होता है। इसके बाद उसके लक्षण भी बिल्कुल अपनी संतति से, अपने मतलब जनक से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। इस तरह के जीवों को क्या बोलते हैं? क्लोन नाम दिया गया है। तो जो जीव अलैंगिक जनन द्वारा पैदा होते हैं और अपनी जो जनक के बिल्कुल समरूप होते हैं उनको क्लोन बोलते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, उनको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अब बात आती है कि इस जनन में कौन सा विभाजन होता है या क्या होता है। तो इस मतलब अलैंगिक जो जनन होता है उसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही एक नया जीव बनता है। इसमें संतति ज़्यादा उत्पन्न होती है और अपने जो जनक होता है, पैतृक होता है, उसके बिल्कुल समान होती है और इसमें ज़्यादा संख्या में संतति उत्पन्न होती है। अब बात आती है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा कि उसमें एकल जीव के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अब बात आती है लैंगिक जनन की। तो हमने अलैंगिक जनन में क्या देखा कि एकल जीव द्वारा ही संतति उत्पन्न होती है, लेकिन लैंगिक जनन में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव पार्टिसिपेट करते हैं। वो 2 जीव सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग लिंग वाले या भिन्न लिंग वाले हो सकते हैं। अब बात आती है इसमें कौन सा विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देती हूँ इसकी क्या होती है। इसमें एक मादा होती है और एक नर होता है जिनके प्रजनन अंगों द्वारा युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, मतलब युग्मकों का निर्माण होता है। और जो ये युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं, और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अगुणित। एक मिनट, अगुणित युग्मक बनते हैं। और मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों अगुणित ही होते हैं, मतलब हैप्लॉइड ही होते हैं। इसके बाद क्या होता है? इन दोनों के मिलने से, मतलब इन दोनों के युग्मन से
एक जाइगोट बनता है। जाइगोट को हिंदी में हम बोलते हैं युग्मनज। तो युग्मनज का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो युग्मनज क्या होता है, 2n होता है। 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। समझ लिया, द्विगुणित होता है, ठीक है। तो द्विगुणित जब युग्मनज बन जाता है तो उसके बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण में समसूत्री विभाजन द्वारा उसकी वृद्धि होती जाती है और एक नया जीव बन जाता है। अब इस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, मतलब लैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह से गुणसूत्र आए होते हैं, तब जाके एक नया जीव बनता है। तो बिल्कुल सेम वो अपने मतलब वो अपने पैतृक के समान नहीं होती, वो लक्षणों में भी समान नहीं होती, आकारिक रूप से भी समान नहीं होती। जैसे हम इंसानों में देख सकते हैं, हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, क्या हमारी शक्ल बिल्कुल मम्मी जैसी है या फिर बिल्कुल पापा जैसी? नहीं है, कुछ कुछ फीचर्स मम्मी जैसे हैं, कुछ कुछ पापा जैसे। तो इस तरह से समान नहीं होते। और लक्षणों में भी हमारा स्वभाव कभी शायद हमारा व्यवहार मम्मी जैसा भी हो सकता है, कभी कुछ लक्षण हमें पापा जैसे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अलैंगिक जनन होता है। बेटा पेड़ इस तरह से लैंगिक जनन होता है। तो जो संतति होती है वो बिल्कुल अपने पैतृक के समान नहीं होती है। अब बात आती है, हमने इसमें देख लिया है कि इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मकों के फॉर्मेशन के लिए, उसके बाद समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। उसके बाद जब तक हमारी बॉडी में वृद्धि होती है, जब तक हमारी सेल्स डिवाइड होती है, तो समसूत्री विभाजन ही चलता है, ठीक है। बात यहाँ आ गई। अब बात हम करते हैं कि इसमें संतति कैसी होती है, क्या होता है। तो बेटा इसमें संतति तो कम उत्पन्न होती है, ज्यादा नहीं होती, मतलब अलैंगिक जनन के उसमें कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें कम संतति उत्पन्न होती है। ये जो जनन होता है, ये जनन ज्यादातर जंतुओं में देखा जाता है, मतलब ज्यादातर जंतुओं में यही जनन की लैंगिक विधि विकसित होती है। बाकी कुछ उच्च वर्गीय पौधों में भी देखा जाता है लैंगिक जनन। तो ये हो गया लैंगिक जनन, ओके। तो अब बात आती है अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। तो बेटा हर जीवधारी ने या हर जीव ने अपने अंदर अलैंगिक जनन की नई नई विधियां विकसित की हुई हैं, ठीक है। मतलब हर जीव अलग अलग तरह से अलैंगिक जनन करता है। तो उस विधियों के बारे में आज हम देखेंगे। अब बात आती है कि ये विधियां क्या क्या हैं। तो आपके विखंडन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, पुनर्उद्भवन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, इसके बाद कायिक जनन भी होता है और बीजाणु द्वारा भी, मतलब स्पोर्स द्वारा भी जनन होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो विखंडन से आपको, विखंडन शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि विखंडन का मतलब होता है टूटना। एक जीव टूटता है और उसके टूटने से जितने भागों में वो विभक्त होता है, मतलब जितने भागों में टूटता है, उसके द्वारा हर भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये विखंडन हो गया। इसके बाद आ गया मुकुलन बाय बडिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक जीव रहता है, एक जीव में एक उभार जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है और उस उभार जैसी संरचना के टूटने से, मतलब टूटकर जब वो अपने जीव से, पैतृक जीव से अलग होता है, तो उसके टूटने से एक नया जीव बन जाता है उस संरचना द्वारा। तो उस संरचना को क्या बोलते हैं? उस संरचना को बोलते हैं बर्ड या कलिका, ठीक है। तो यह हो गया आपका मुकुलन। अब बात आ गई पुनर्उद्भवन की। तो किसी वजह से शरीर जब कई भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब कई भागों में टूट जाता है और उस जीव का प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पुनर्उद्भवन। तो पुनर्उद्भवन को इस तरह से समझते हैं, हम देखते हैं। उसके बाद कायिक जनन आ गया, मतलब कायिक जनन आ गया। तो कायिक जनन में क्या होता है? एक पौधा, ये जो जनन है, स्पेशली ये जो जनन है कायिक जनन, ये सिर्फ पौधों में या वनस्पतियों में ही देखा जाता है। कायिक जनन उसे बोलते हैं कि बिना बीज या बिना बीजाणु द्वारा पौधे के अलग भागों से, मतलब जैसे जड़ हो गई, तना हो गया, पत्तियां हो गई, ठीक है, कायिक भागों से किसी नए पौधे का बनना क्या होता है? कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब बीजाणु बायस्पोर्स, तो कुछ जीव क्या करते हैं कि मतलब विषम परिस्थितियों में, जब उनकी सूटेबल परिस्थितियां नहीं होती, तो विषम परिस्थितियों में वो क्या करते हैं? अपने ऊपर एक कठोर आवरण बना लेते हैं। उसके बाद वो अपने शरीर को
खंडित कर देते हैं, मतलब कई भागों में तोड़ देते हैं और उन भागों से बीज बन जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, मतलब अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी पुटी जो होती है, सिस्ट होती है, या फिर जो आवरण होता है वो फट जाता है, तो जो बीजाणु होते हैं वो मोचित हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं और परिक्षेत्र में बिखर जाते हैं। तो क्या होता है, उससे एक नया जीव बन जाता है, मतलब हर बीजाणु से एक नया जीव बन जाता है। तो ये बीजाणु हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आया होगा। अब बात आती है विखंडन की। तो विखंडन में भी दो प्रकार होते हैं इसके, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो द्विविखंडन से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जीव जब दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब दो भागों में विभक्त होता है, तो उसके द्वारा दो जीवों का निर्माण होता है, तो ये आ जाता है द्विविखंडन में। उसके बाद आ गया बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में एक जीव बहुत सारे भागों में या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है और उससे नए जीव बन जाते हैं हर एक भाग से, तो वो क्या हो जाता है, बहुविखंडन। इसके बाद मुकुलन, तो मैंने आपको समझा दिया। अब इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो विखंडन के एग्जाम्पल बेटा आपका अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, इसमें क्या, ये सब क्या विखंडन विधि द्वारा आलैंगिक जनन करते हैं। अब आ गया मुकुलन बाय बर्डिंग। तो ये हाइड्रा देखा हुआ कुछ सिलेंड्रेट्स में जो होता है बर्डिंग द्वारा आलैंगिक जनन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा आलैंगिक जनन होता है। पुनरुद्भवन हमने देखा है स्टारफिश में, कुछ हाइड्रा में भी होता है, ये सिलेंड्रेट है हाइड्रा में भी होता है, और कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी होता है, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छे से मैं समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और कायिक जनन मतलब आपने देखा होगा, आलू है, आप आलू को गड़ा देते हो तो उससे नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, मतलब नए आलू उग जाते हैं, तो आलू के द्वारा भी कायिक जनन होता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा कैसे होता है, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम मतलब पतझटा, उसकी पत्ती लगा दो तो एक नई पत्ती उग जाती है, नया पौधा बन जाता है, उस पत्ती से ही पौधा बन जाता है। इसके बाद तना आ गया। तने का एग्जाम्पल तो आलू हो गया। जड़ का एग्जाम्पल शकरकंद को ले सकते हैं। शकरकंद द्वारा जड़ से जो होता है कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब इसमें भी कृत्रिम होता है और प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक तो वो होता है जब पौधा खुद से, मतलब अपने आप ही कायिक जनन करता है, उसे प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब कृत्रिम में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जब मानव अपनी इच्छा अनुसार, मतलब खुद की इच्छा अनुसार एक नए पौधा अपनी फायदे के लिए अच्छी नस्ल का पौधा किससे प्राप्त करता है, पौधे के अन्य भागों से, कायिक भागों से प्राप्त करता है, उसे कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके बाद आ गया बीजाणु। तो बीजाणु के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम का मैं बता देती हूँ, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी होता है, जिससे मलेरिया होता है। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे बीजाणु बना लेता है और बीजाणु द्वारा बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। अब बात आती है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में पहले आपको समझा चुकी हूँ। अब हम लैंगिक जनन में क्या क्या पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन में हमारी 3 घटनाएं आती हैं। वो 3 घटनाएं क्या क्या होती हैं, एक तो होती है निषेचन पूर्व घटना, मतलब जब निषेचन नहीं हुआ होता उससे पहले क्या घटनाएं होती हैं। उसके बाद आती है निषेचन, ठीक है, और उसके बाद आता है निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो हम लैंगिक जनन में पढ़ते हैं। अब निषेचन पूर्व घटना में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में हम पढ़ते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का फॉर्मेशन, जो युग्मकों का निर्माण होता है वो कैसे होता है, क्या नहीं होता, और कौन सा विभाजन होता है, कौन सा विभाजन नहीं होता, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, युग्मक जनन में पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया युग्मक स्थानांतरण, मतलब जब युग्मक बन जाता है तो युग्मक को 2 युग्मक बनते हैं ना, तो युग्मकों को युग्मकों से मिलाना, कैसे स्थानांतरित किया जाए, वो हम पढ़ते हैं युग्मक स्थानांतरण में। अब बात आ गई निषेचन की। तो निषेचन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन क्या होता है,
बाह्य निषेचन में जो जीव होता है, जीव के अंदर निषेचन ना होकर बाहर निषेचन होता है। जैसे कि मेंढक जो होता है, मेंढक में तालाब के अंदर वो क्या करता है, तालाब में या समुद्र में जहाँ भी वो रहता है पानी के अंदर, वो अपने युग्मकों को छोड़ देता है और जो मादा युग्मक होते हैं वो आके इससे मिल जाता है, तब जाके युग्मनज बन जाता है, युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन में क्या होता है? आंतरिक निषेचन में शरीर के अंदर ही निषेचन होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि जंतु हो गए, ठीक है, ह्यूमन हो गए, मनुष्य हो गए, उसके बाद आपके सभी जंतु आ जाते हैं, उच्च वर्गीय जो जंतु होते हैं सभी जंतु में आंतरिक निषेचन होता है। इसके बाद अगर निषेचन पश्च घटना है, तो निषेचन के बाद क्या होता है? मतलब निषेचन तो हो गया, हमारा जायगोट बन गए, तो युग्मनज का बनना, जायगोट का बनना, ठीक है, जायगोट कैसे बना, क्या मतलब क्या क्या कौन से विभाजन हुए इसमें, क्या क्या विभाजन अब होंगे, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद भ्रूण उद्भव। अब भ्रूण का निर्माण युग्मनज से होता है, तो युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, कौन से विभाजन चल रहा है, युग्मनज के बाद भ्रूण कैसे बनेगा, कैसे विकसित होगा, ये सब हम इसमें देखते हैं।